हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। और सीबीएसई का ये थर्ड चैप्टर है, और जो आपकी सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम जो करंट फ्लो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं कि करंट के फ्लो होने के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है। तो जो पिछला हमारा चैप्टर था कैपेसिटर वाला, उसमें हमने ये पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो उसका था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में ज़्यादा चार्जेस हैं और उनको वायर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे वायर के साथ एक दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया जाता है जिसके पास कम चार्जेस हैं, तो चार्जेस ज़्यादा से कम वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जिसके पास में चार्जेस ज़्यादा हैं उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसके पास में चार्जेस कम है उसका पोटेंशियल कम है। तो ज़्यादा से कम की तरफ चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब करंट के फ्लो होने के लिए जो सबसे पहले हमारी इसेंशियल कंडीशन है वो क्या है? वो कंडीशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस की भी दो एंड्स पे कंडक्टर के होना चाहिए, उसके बिना हम करंट को फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि किसी भी सर्किट में एक कंटिन्यूअस करंट को फ्लो करवाने के लिए, एक स्टडी करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें बैटरी या सेल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम लैब में देखेंगे भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओम्स लॉ वाला और मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम सेल या बैटरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर के अंदर, तो थोड़ी देर के लिए तो वो चार्ज फ्लो होते हैं एक से दूसरी जगह पर, सर्किट में कंटिन्यूअस करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कोई मीडियम चाहिए होता है, एक्सटर्नल सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख सके। तो उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसी के लिए हम सेल या बैटरी को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ये करंट की डेफिनेशन हो गई। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए, करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ होगी। ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, मैंने एरोज बना रखे हैं डायग्राम में। तो इसका मतलब प्लस से माइनस की तरफ हमेशा करंट फ्लो होगा। इस करंट की डायरेक्शन को हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर जो दूसरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने बता रखा है इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। एक्चुअल फ्लो जो है वो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, कभी भी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर में फ्लो नहीं करते हैं। तो एक्चुअल फ्लो जो होगा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो वो तो माइनस से प्लस की तरफ होना चाहिए। ठीक है, बट हम जो अज्यूम करते हैं चैप्टर पढ़ते टाइम पे, या हम जो इस पूरी बुक के अंदर हमारे 12th के सिलेबस के अंदर अज्यूम करेंगे वो हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन ही अज्यूम करेंगे, जो कि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होगा, और करंट का फ्लो उसके जस्ट अपोजिट प्लस टू माइनस होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला, ये हम फॉलो करेंगे हमारे कन्वेंशन में, प्लस टू माइनस करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, अभी तो हमने बोला कि करंट जो है वो प्लस से माइनस उसकी डायरेक्शन है। फिर डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्यों नहीं है? देखिए, वेक्टर हम फिजिक्स में उन्हीं क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जो वेक्टर लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम देखा, ट्राइंगल लॉ देखा, तो हमने देखा करंट में किन्हीं भी दो ब्रांचेस से जब करंट आता है तो वो सम होकर नेक्स्ट ब्रांच में फ्लो हो जाता है। कहीं भी करंट आता है, ठीक है, तो वो सम होके नेक्स्ट ब्रांच में फ्लो हो जाता है। तो ये वेक्टर की जैसे ऐड नहीं होता तो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हमारा जो भी वायर है उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया से, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन के एरिया से या पर यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रहा है उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन एस, डेल्टा आई चेंज इन करंट और डेल्टा एस चेंज इन एरिया। ठीक है,
इसको DI/ds भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एरिया एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब किस तरीके से हमने क्रॉस सेक्शन को काटा हुआ है वायर की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन को किस तरीके से काटा है कि करंट कितना फ्लो होगा। तो ये जो S है वो एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो DI अपन लिख रहे हैं J.ds, ठीक है। डॉट अगर सोल्व होगा तो हम जानते हैं cos थीटा हम लगा सकते हैं उसकी जगह, और फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू J डेल्टा S cos थीटा। यूनिट क्या होगी इसकी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर या हमारे फॉर्मूला के अंदर डेल्टा I/S, आई क्या होता है एम्पियर और S क्या होता है एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर। किसी भी एक मेटेलिक कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो चार्जेस के फ्लो के लिए हम देखते हैं, हमने एक डायग्राम बना रखा है, एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बना रखा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया में हम देख रहे हैं प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस है तो वो तो प्लस की तरफ ही मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन देखिए प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं इसमें। तो हमें एक और चीज़ पता लगी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। पर जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो तो हम प्लस से माइनस ही मानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट के फ्लो की डायरेक्शन मानी जाएगी, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है इसमें वो आता है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसे बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि द कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी हम किसी वायर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड फ्री कोलिजन। फ्री पाथ, जिस पाथ पे चलते हुए देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करेंगे, पीछे वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो वो टकरा सकते हैं, ठीक है, टकरा सकते हैं। तो किन्हीं भी दो कोलिजन्स के बीच में जितना पाथ ट्रेवल किया उसे फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में किन्हीं भी दो कोलिजन्स के बीच में, ठीक है ना, किन्हीं भी दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन्स का उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये हमें याद रखना है, कभी पूछ ले तो। अभी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इसको VD से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। पहले की हमने मान ली, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। तो अगर V निकालना है तो U प्लस AT1 फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, और ऐसे बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो सबका मैं क्या करूँगा n से डिवाइड करके एवरेज निकाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से U जितने भी है U1 U2 इन सबको तो मैं अलग कर लूँगा, ठीक है, अपॉन में n, और जो टाइम है वहाँ से A को कॉमन लेके, देखिए AT1 AT2 ये सब A कॉमन आएगा, A को बाहर निकाल के टाइम को कॉमन ले लूँगा, ठीक है। टाइम को मैं कॉमन ले लूँगा और ये जो मेरा सम होगा, ये जो टाइम का एवरेज है इसको मैं क्या बोलूँगा एवरेज टाइम, ठीक है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कोई भी कोलिजन के बाद में तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी कोलिजन के बाद, फिर वो चलना स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी हम ज़ीरो मान लेंगे, ठीक है, उनका एवरेज तो, और ये जो टाइम है T1 प्लस T2 Tn इसके एवरेज को हम T मानेंगे, ठीक है। ये टॉर्क की जैसे बनाया हुआ है, इसका मतलब है T एवरेज। आप T बना के स्मॉल लेटर्स में उसके ऊपर बार लगा सकते हो एवरेज दिखाने के लिए, ये भी एक तरीका होता है इसको शो करने का। तो हमारा VD क्या हो गया, देखिए ये तो ज़ीरो हो गया, तो फिर हमारे पास यहाँ पे, और एवरेज टाइम को हमने T माना और A बाहर कॉमन था तो ये क्या बन गया AT, ठीक है। A की जगह F इज इक्वल टू MA, ये हमने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं F अपॉन M, ठीक है। और F की जगह QE ये हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस E होता है तो माइनस EE, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसी फॉर्मूला का हमें स्केलर फॉर्म निकालना है तो मोड में लेके इसको माइनस को हम हटा भी सकते हैं अगर इसका हमें स्केलर फॉर्म दिखाना है। इसी के अंदर देखिए फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है मोबिलिटी।
मोबिलिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड मोबिलिटी। उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये देखिए हमने कैसे निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये जो हमारा फॉर्मूला था T/m/e, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए ये जो किन्हीं भी कॉलिजन्स में जो टाइम लगता है जिसको हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला, और ये ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो फिक्स है 1.6 × 10⁻⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है 9.1 × 10⁻31। तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं म्यू, और ई को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ये म्यू जो है इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है, इसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। और म्यू का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये तो हो गई इसकी वेक्टर, अगर स्केलर फॉर्म में निकालेंगे तो ई को अपोन में भेज देंगे, तो म्यू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला VD/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। यूनिट देखिए हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हम पुट करेंगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की हम जानते हैं डायमेंशन क्या होती है, L1T-1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाली है, तो पुट कर देंगे तो इसकी डायमेंशन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। तो बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो करंट है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये हम किसी क्रॉस सेक्शन को मान लेते हैं, किसी वायर का, ठीक है, इसको एक वायर का क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, तो छोटा सा वायर, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा। अब इसको जब हमने कनेक्ट किया है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे करंट तो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। अब जितना भी देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को इतना अगर इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल किया है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस को हम Δx को बोल सकते हैं, ठीक है। ए इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा, प्लस से माइनस की तरफ होता है, ये हमने देखा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं बच्चों कि गिवन वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हमने देखा कि A∆x, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो जाता है, तो वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने n से मल्टीप्लाई इसको कर दिया है। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज जब उनको निकालनी है तो Na∆x, ये जो वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसको E से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में E चार्ज होता है, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेल्टा क्यू क्या आ गया, Na, ठीक है। Δx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VD∆T, हमने लिख दिया VD∆T, E एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो एक Q की वैल्यू आ गई, और जो बेसिक डेफिनेशन करंट की है वो क्या है, Q/T = I, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो Q क्या निकलेगा वहाँ से, I × T, तो डेल्टा Q हो गया I × Δt। देखिए ऊपर वाली वैल्यू भी Q की है, नीचे वाली वैल्यू भी Q की है, दोनों वैल्यू है Q की, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको कंपेयर कर देते हैं। तो हमने देखा दोनों Q की वैल्यू को पास में लिखा और उनको कंपेयर किया, Δt कट गया, तो I की वैल्यू क्या आई, I = NaEVD। तो ये रिलेशन बच्चों हमें याद रखना है, NeAVD, ये जो है I और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने देखा था मोबिलिटी के टर्म्स में, μe, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें इसमें VD जगह, तो NEA μe, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो I का फॉर्मूला बन गया NEA μe। तो ये करंट और मोबिलिटी के अंदर रिलेशन आ गया। तो जो भी हमें पूछेगा एग्जामिनर तो हम बता सकते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ये टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, E/m × E। ई हम जानते, देखो बच्चों हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो V फॉर्मूला में क्या था, V = ED, तो E क्या हो गया, V/D, और हमने यहाँ पे L लिखा हुआ है क्योंकि हमने जो वायर की लेंथ है उसको L माना है, ठीक है। तो अगर ये E की जगह अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हमने देखा ये टाइम तो कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, वायर की जो लेंथ ली है वो भी नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ओम्स लॉ देखिए बेसिक तो आप जानते हैं, V/I = R,
ठीक है। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। R कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी यूनिट जो रेजिस्टेंस की है वो है ओम, और V वोल्टेज इसकी डायमेंशन हम निकाल चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में। I की तो एम्पियर होती है, डिवाइड करेंगे तो इसकी डायमेंशन भी निकल जाएगी। अब देखिए R अगर एक कांस्टेंट है, अगर ये बदल नहीं रहा V और I के रेस्पेक्ट में, तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने ये इसका ग्राफ देखा। अब देखिए ग्राफ जो हम देख रहे हैं इसका, तो इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं V वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, I एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, और R। तो अगर यहाँ से हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो देखिए बच्चों ग्राफ का स्लोप क्या होगा हमारा, ग्राफ का स्लोप हमारा होगा टेन थीटा। टेन थीटा को अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, V लिखा हुआ है, बेस पे I, तो V अपॉन आई। V अपॉन आई को MR बोलते हैं, और वो भी टेन थीटा ही निकला। टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो भी क्या निकला, V अपॉन आई। इसका मतलब R जो है वो टेन थीटा के इक्वल ही है। इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा एंगल वाली लाइन होती तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता। तो जितना ज़्यादा एंगल होगा इस ग्राफ के अंदर उतना ही ज़्यादा उस चीज़ का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ जो है बच्चों वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये केवल कंडक्टर्स पे, मेटल्स पे लागू होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ता जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हम देखेंगे ये लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वहाँ पे V और I के ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, केवल मेटल्स और कंडक्टर्स पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।